हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुभी। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आई मेक श्योर कि आप अपनी रिवीजन जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे कर रहे होंगे ताकि एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेट अस डिस्कस नाउ डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ 31 मार्च 2022 की। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे जो स्पेशली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? तो आइए आज का डिस्कशन जो है हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी इस लेक्चर के ड्यूरेशन पे उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। ओके, तो आइए तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर डे के बारे में। डे का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग्स चेकिंग 2022। यहाँ पे बात की जा रही है ड्रग्स चेकिंग। ड्रग्स यानी कि यहाँ पे जैसे रहती हैं नशीले पदार्थ भी रहते हैं, उससे हम लोगों ने कैसे मतलब उस चीज़ों को कंट्रोल करना है और लोगों को अवेयर करना है। ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो 31 मार्च को हर साल हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग। यहाँ पे 2017 से हम लोगों ने इसको क्या किया, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है ताकि लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जा सके और अवेयर किया जा सके कि इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं एक ह्यूमन की बॉडी के ऊपर। और ओके, और मेक श्योर यहाँ पे जो चीज़ें हैं एजुकेट करना ड्रग्स से लेके क्लियर चीज़ों को। तो ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये दोबारा लिख दी गई है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। प्रमोट करना स्पेशली जो हार्म इसके इसके जो हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कैसे हमने इस चीज़ को रिड्यूस करना है। क्लियर? और जो रिस्क देखने को मिलते हैं, रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, लोगों को जितना हम लोग अवेयर करेंगे ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे स्मोकिंग हो गया, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं बट फिर भी लोग स्मोक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। इस स्मोकिंग के बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है इट्स वेरी हार्मफुल टू हेल्थ, तब भी लोग स्मोक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है लोग जो है इस बारे में अवेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो है कंज्यूम करते हैं और बाद में जो है जैसे लीवर फेलिंग हो गया या फिर किडनी फेलियर हो गया, इसकी वजह से जान जो जाती है। क्लियर? अगर मतलब जो है नेचुरल वे से जो जान जाती है और जो अननेचुरल वे से यानी कि समय से पहले ही डेथ हो जाना, तो ये जो जैसे ये स्मोकिंग हो गया, ठीक है, ये ड्रग्स वगैरह लेना, अल्कोहल पीना, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, जहर बनाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से जो डेथ है व्यक्ति की वो समय से पहले ही हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से क्या करना, हम लोगों ने दूर रहना है। क्लियर? तो एक्सरसाइज करें। क्लियर? या फिर रनिंग करें, वॉकिंग करें, डेली रूटीन में एक्सरसाइज होगी, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी लोकसभा में क्या किया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 यहाँ पे पेश किया गया है लोकसभा में। प्रोविजन जो है यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति ने क्राइम कर लिया है, ठीक है, तो क्राइम करने के बाद क्या करते हैं, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस इन्वेस्टिगेशन में क्या रहेगा, जैसे फिंगरप्रिंट्स लेना, ठीक है, उसके बाद आईज जो आयरिश होते हैं, क्लियर, उसका मतलब यहाँ पे स्कैनिंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके द्वारा की जाती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरोज के द्वारा की जाती हैं। तो कैसे इसमें और चेंजेस और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है ताकि क्रिमिनल को जल्द से जल्द ट्रैक किया जा सके और क्रिमिनल का पता लगाया जा सके, ताकि केसेस जो है बहुत ज़्यादा आज के टाइम में पेंडिंग केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है तो केस क्लोजेज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से यानी कि इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोगों ने केसेस कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करने हैं। बेसिकली पर्पस यही है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लाने का। क्लियर है इतना? प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। क्या किया जाएगा, सैंपल्स जो अगर कहीं एरिया में क्राइम हुआ है वहाँ से क्या करते हैं, सैंपल्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उन सैंपल्स को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। जब पुलिस क्या करेंगी, अलाउ करेंगी। प्रिजन यानी कि जो मतलब जो गुनहगार है, ठीक है, प्रिजन अथॉरिटीज जो रहती हैं वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं और स्टोर करती है, एनालाइज करती हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स जो मिलते हैं। जैसे रहता है ना कि कभी कभी फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करना, फिर फिंगरप्रिंट चेक करना कि हाँ किससे मैच कर रहे हैं, जैसे सीआईडी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सीआईडी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग उससे कॉलरेट कर सकते हैं। कौन कौन सीआईडी देखता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है कि रेटिना और आइरिस जो स्कैन्स रहता है उसको कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस स्लाइड में आप लोग देखिएगा, क्लैरिटी आपको होगी। आइरिस जो होता है इज नॉट द रेटिना, ये दोनों अलग अलग पार्ट है हमारी आइज में। यहाँ पे आइज देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर है, आई स्ट्रक्चर है आपके सामने, और ये आयरिशेस है, यानी कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट रहता है ना, डैट इज आयरिशेस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रेटिना की, तो ये जो पार्ट रहता है डैट इज रेटिना, क्लियर। और इसको जूम करके यहाँ पे दिखा रखा है, ये होता है रेटिना। तो यहाँ पे आयरिसिस और रेटिना को स्कैन करने की यहाँ पे बात की जा रही है इस बिल के थ्रू, जो बिल अभी पेश किया गया है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं लेंस है, कॉर्निया है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्निया रहेगा, यहाँ पे कॉरेड जो रहेगा, ऑप्टिक नर्व जो रहती है, और कैलोरी मसल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जुड़े हुए होते हैं डैट इज कैलोरी मसल्स, क्लियर। तो यहाँ पे जो है इसमें आयरिसिस और रेटिना की स्कैनिंग के बारे में बात की गई है, कैसे स्कैन करके क्रिमिनल का पता लगाना है। अप्लाई यहाँ पे जो किया जाएगा प्रोविजंस, जैसे कि जो भी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर है, उस पर ये प्रोविजंस क्या किए जाएंगे आने वाले टाइम में यूज़ किए जाएंगे। अब ये एक टर्म है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, आपने अगर सुना होगा या फिर आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक जो रखे गए हैं, उसमें जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 क्या बताता है कि ग्रांट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। अगर किसी को डिटेन करके रखा है या अरेस्ट करके रखा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 22, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आता है। अगर डिटेंशन की बात करें हम लोग, ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लियर। एक तो रहता है पुनिटिव डिटेंशन, दूसरा रहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब पुनिटिव डिटेंशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो अगर पनिश किया गया है किसी भी पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए जो उसके द्वारा कमिट किया गया है, तो उसके ऊपर ट्रायल जो चलते हैं, क्लियर, दैट इज क्या रहता है, वो पुनिटिव डिटेंशन रहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या रहता है, ऑन द अदर हैंड देखें तो मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, यानी कि ट्रायल कोई नहीं चल रहा है, बस उसको क्या जेल में रख रखा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, तो यहाँ पे जो किसके अंडर चीज़ें रखी गई हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर रखी गई हैं। आर्टिकल 22 के भी अदर पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट डील करता है केसेस जो ऑर्डिनरी लॉ रहता है, सेकंड पार्ट डील करता है केसेस जो रहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं अथॉरिटीज़ के चलते, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा क्रिमिनल मैटर्स का इस बिल के तहत। पावर जो रहती है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड्स जो है वो जैसे हेड कांस्टेबल रहते हैं, ठीक है, तो हेड कांस्टेबल जो रैंक रहती है पुलिस में, तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जो है एनालाइज की जाएंगी, यानी कि ये क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो लिखेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मैं अगर बात करूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या करेगा, यहाँ पे फिजिकल और बायोलॉजिकली सैंपल्स जो हैं वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जैसे सिग्नेचर हो गया, हैंड राइटिंग डाटा हो गया, ये भी सारा प्रिजर्व करके रखा जाएगा फॉर दी एटलीस्ट 75 ईयर्स तक। सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सिग्निफिकेंस की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। 1986 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आप लोगों को याद रखना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, जितने भी फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, क्लियर। और रिकमेंडेशन इसको जब सेटअप किया गया, तो रिकमेंडेशन किसकी थी, नेशनल पुलिस कमीशन की थी 1977 से 1981 तक, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स 1985, क्लियर। तो यहाँ पे जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, यहाँ पे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट हर साल यहाँ पे इनके द्वारा पेश की जाती है एनुअली, जो 1953 से रिपोर्ट को यहाँ पे पेश करना स्टार्ट किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू दिल्ली में एक हैकाथॉन, सेकंड हैकाथॉन एंड साइबर चैलेंज 2020 यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में, इस बिल के बारे में। यहाँ पे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाएगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसे स्कैनिंग होती है, क्लियर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग जो है किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जो है मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाएगी आज के टाइम में, यानी कि डिजिटली सारी चीज़ें होंगी, और प्रोविज़न जो है मॉडर्न टेक्निक में कैप्चर, रिकॉर्ड, अप्रोप्रिशिएट, यहाँ पे मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रिजन्स एक्ट को, यानी कि 1920 में जैसे चीज़ें रखी गई थी
जो प्रिजन एक्ट 1920 का है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें भी चेंजेस लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। और अलाउ किया जाएगा जैसे ओनली जैसे फिंगरप्रिंट थे, फुटप्रिंट थे, उसमें आने वाले टाइम में यहाँ पे चेंजेस होंगे, यानी कि यहाँ पे आईरिस स्कैन, रेटिना स्कैन भी अलाउ किया जाएगा। क्लियर। इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं हमारी कंट्री में, इन्वेस्टिगेट, उसके अलावा बात करें, ये बिल जो है प्रोवाइड करवाएगा लीगल सैंक्शन। क्लियर। ताकि जो एप्रोप्रिएट बॉडी मेजरमेंट है उसके लिए, और पर्सन जो है जो रिक्वायर्ड है इस मेजरमेंट के लिए, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है अप्लाई की जाएंगी। इश्यूज क्या देखने को मिलते हैं, आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। ये बिल जो है यानी कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स के, इंक्लूडिंग राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंडर रखा गया है। क्लियर। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बिल जो है, इस बिल का पर्पस क्या है कि सैंपल्स को कलेक्ट करना है फ्रॉम प्रोटेस्टर अंगेज इन पॉलिटिकल, जो प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये वायलेट करता है आर्टिकल 20 का क्लोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो आर्टिकल 20 का क्लोज 3 जो है ये क्या बताता है कि कोई भी पर्सन जो है, अगर किसी ने ऑफेंस किया है, कोई भी गुनाह किया है, तो शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस, यानी कि उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो विटनेस बने अपने ही केस में। यानी कि हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि तुम ये गुनाह कबूल करो ही करो। हालांकि ऐसा ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवाया जाता है। क्लियर। तो मेजरमेंट की अगर बात करें कि वायलेट होता है राइट, फंडामेंटल राइट प्रिजनर्स का। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बातें की गई हैं, जैसे कि ए के गोपालन 1950 में, खड़क सिंह केस 1964 में आया, 40 सोबराज केस 1978 में आया, शीला बारसे 1983, प्रमोद कुमार सक्सेना 2008 में आया। क्लेम। तो इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे केस भी आपको देखने को मिले। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसके द्वारा यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑफ द फिंगरप्रिंट डाटाबेस ऑफ द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो एंड NIST फिंगरप्रिंट इमेज सॉफ्टवेयर जो है ये सेटअप किया गया। और NFIS जो है यानी कि NIST फिंगरप्रिंट इमेज सॉफ्टवेयर जो है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की गई है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि USA की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके द्वारा ये यूज़ की गई है। क्लियर। ताकि फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच हो सके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारी कंट्री की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं, उसका नाम जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइरिसिस पैटर्न है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली, ये आइरिसिस पैटर्न है हमारी आँख का जो है, और ये रेटिना वीन पैटर्न है। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं जो अभी बिल में जो जो सारी चीज़ें रखी गई हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्ट में चेंजेस करने हैं। जैसे बिल में यहाँ पे रिपील किया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 में यहाँ पे कुछ क्या करना है, चेंजेस करने हैं। यानी कि जो लिमिटेड यहाँ पे स्कोप है रिकॉर्डिंग का, स्पेशली जो फिंगर इम्प्रेशंस हैं या फुट प्रिंट इम्प्रेशंस ऑफ लिमिटेड कैटेगरी में है, इसको और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। यानी कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इस एक्ट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। न्यू बिल में एक्सपैंड करना है, जैसे मेजरमेंट्स लेने हैं, जैसे इंक्लूडेड है आयरिश सिग्नेचर। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे जो है सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, हैंड राइटिंग की, बायोलॉजिकल सैंपल्स की। क्लियर। रिकॉर्ड जो है स्टोर किया जाएगा 75 ईयर्स तक, ये रिकॉर्ड जो है वो स्टोर रखा जा सकता है। पर्पस क्या है इसका कि डिटेल्स जो रहती हैं पर्सन की उसको डिटेन किया जा सके अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। क्लियर। अगर किसी पर्सन ने कोई क्रिमिनल नहीं किया है, ठीक है, यानी कि इफ़ अ पर्सन विद नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी कि किसी पर्सन का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके पापा ने या दादा ने कुछ भी है उनकी फैमिली में किसी ने कोई क्राइम नहीं किया गया है उनके द्वारा,
तो उसको रिलीज किया जाएगा विदाउट ट्रायल और एक्वेटेड बाय द कोर्ट। ऑल रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे क्या किए जाएंगे, शैल बी डिस्ट्रॉयड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप, मेरे को ऐसी आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, तो काफ़ी ईजी है और ये यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया। क्लियर। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21, ऑप्शन डी है आर्टिकल 29। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या है, सी है। तो सी इसका आंसर है, यानी कि आर्टिकल 21 इसका सही आंसर है। 2017 में एक केस आया था, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। उसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया। राइट टू प्राइवेसी जो है ये प्रोटेक्ट करती है स्पेशली जो इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे राइट टू लाइफ का एंड पर्सनल लिबिलिटी अंडर आर्टिकल 21। और ये पार्ट है स्पेशली फ्रीडम्स देता है, गारंटी देता है पार्ट थर्ड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है पोलर साइंस एंड कायरोस्फीयर स्कीम के बारे में, जिसको पैसर स्कीम बोला जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। पैसर स्कीम जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है। रिसेंटली ही पैसर यानी कि पोलर साइंस एंड कायरोस्फीयर स्कीम जो है ये प्रूव की गई है, यानी कि इसमें जो फंड वगैरह दिया जाता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा बोला गया है कि कंटिन्यूशन रहेगा इसका स्कीम का 2021 से 2026 तक को 6 तक इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। पैसर जो है इसमें यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 6 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना पोलर रिसर्च का, ठीक है। यहाँ पे पोलर रिसर्च के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड रिसर्च बेस बनाना इन अंटार्कटिका। ऑलरेडी 2 रिसर्च बेसिस हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन साइंटिफिक एंडेवर्स इन दी आर्टिक, पोलर एक्सपीडिशन अंटार्कटिका, सदर्न ओशन एक्सपीडिशन। तो ये सारे क्या हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसी स्कीम के अंडर, पैसर स्कीम के अंडर ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई हैं। क्लियर। इम्प्लीमेंटेशन जो की गई है इन सब चीज़ों की वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के थ्रू की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम मेजर वर्क देख लेते हैं स्कीम के अंडर क्या क्या किए गए हैं। मेजर वर्क जो किए गए हैं स्कीम के अंडर, जैसे फील्ड बेस्ड स्टडीज़ कंडक्ट करवाई गई वहाँ पे, जैसे लेक ऑफ लैटसेमन हिल्स हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट अंटार्कटिका। और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे की गई जो बायो जियो केमिकल प्रोसेस है। अपग्रेड यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे सब ग्लेशियर इन्वायरमेंट, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी के बारे में बात की गई है। इनड्रैक मूरिंग सिस्टम, तो ये क्या है कि हाइड्रोफोन सिस्टम है, सक्सेसफुली इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। सल्फेलबैड एरिया है वहाँ पे। रिसर्च स्टडीज जो है हिमालयस को लेके, तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें सेटअप की गई। तो ये कहाँ पे है, 6 बेंच मार्क जो ग्लेशियर है इन चंद्र बेसिन ऑफ लाहौल स्पीति रीजन जो है वेस्टर्न हिमालय का, वहाँ पे 2 न्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए बारालाचा में, ठीक है। 11th इंडियन सदर्न ओशन एक्सपीडिशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। अब हम बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर क्या हो रहे हैं आज के टाइम में, पिघल रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिसर्च करने के लिए सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि ऐसी स्कीम लाई गई है। क्लियर। ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया है जिसके अंडर आपको 6 ऐसे पिलर्स देखने को मिले हैं जो यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। क्लियर। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की मैं बात करूं, ये एक ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। मैनेज करते हैं ये कैसे, जो इंडियन आर्टिक रिसर्च बेसिस है, जैसे कि अंटार्कटिक रिसर्च बेस आप लोगों ने याद रखना है हमारी कंट्री का, वो है मैत्री है, भारती है, एंड इंडियन आर्टिक बेस है हिमाद्री। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्लियर। मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है, यानी कि मिनिस्ट्री मैनेज करती है रिसर्च वेसल, ओशन रिसर्च व्हीकल, सागर कन्या एज वेल एज दी अदर रिसर्च वेसल्स जो है जो मिनिस्ट्री के अंडर आती है सारी।
इसके द्वारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीड रोल प्ले किया गया है, स्पेशली जियो साइंटिफिक सर्वेज में, जो हमारी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन्स है उसमें। और ये जो रिसर्च सेंटर है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये गोवा में लोकेटेड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कुछ अदर जो इनिशिएटिव हैं जो हमारी कंट्री के द्वारा लिए गए हैं, ये अदर इनिशिएटिव ये हैं कि जैसे एंड्रैक हो गया, ओशन जो सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज, मॉडलिंग एंड साइंस अक्रॉस स्कीम। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज आर्टिक मिशन जो है, यहाँ पे ये आर्टिक रीजन आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल वाला एरिया है, यहाँ पे कनाडा है, फिर यहाँ पे आप अलास्का वाला रीजन देख लेते हैं यूएसए का, रशिया है, यहाँ पे फिनलैंड, फिनलैंड का कुछ पार्ट है, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे है नॉर्वे का स्वेलबैड जिसको मैं आपको बात कर रही थी। क्लियर। यहाँ पे डेनमार्क और ग्रीनलैंड। क्लियर। तो ग्रीनलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है ये आर्टिक सर्कल में आता है। तो ये आपको मैप क्लियर होना चाहिए। इंडियाज आर्टिक मिशन की मैं बात करूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन देखने को मिला आर्टिक ओशन में 2007 में। इंडिया के द्वारा एक रिसर्च बेस यहाँ पे ओपन किया गया जिसका नाम था हिमाद्री स्वेलबैड में, नॉर्वे में, जुलाई 2008 में, ताकि स्टडी की जा सके आज के टाइम में जैसे अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सारी स्टडी जो है वो की जा सके, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में भी। तो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं इसका मेन कारण तो यही है क्लाइमेट चेंज का। क्लियर। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो अंटार्कटिक मिशन है, इंडिया जो है ऑफिशियली अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम साइन कर चुका है 1 अगस्त 1983 में। 12 सितंबर 1983 में इंडिया जो है 15th कंसल्टेटिव मेंबर बना अंटार्कटिक ट्रीटी का। इंडिया के द्वारा एक्सपैंड किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अंटार्कटिका। न्यू यहाँ पे बेस कमीशन यहाँ पे बनाया गया 2015 में जिसका नाम था भारती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉर्थ पोल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? साउथ पोल। आर्टिक जो रीजन है वो नॉर्थ पोल पे है, अंटार्कटिक वाला रीजन जो है वो कहाँ पे है? साउथ पोल पे। तो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया के द्वारा फिर से रीबिल्ड किया गया अपना स्टेशन जो मैत्री था, यहाँ पे बिगर एंड लास्ट फॉर एटलीस्ट 30 मोर ईयर्स यहाँ पे देखने को मिला। उसके अलावा दक्षिण गंगोत्री जो है ये हमारी कंट्री की फर्स्ट इंडियन बेस है जो इस्टेब्लिश किया गया दक्षिण गंगोत्री को 1984 में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो सागर निधि 2008 में इंडिया के द्वारा कमीशन किया गया सागर निधि को फॉर रिसर्च के लिए। आइस क्लास वेसल यहाँ पे बनाया गया ताकि 40 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाया जा सके, और फर्स्ट इंडियन वेसल था जो नेविगेट करता था अंटार्कटिक वाटर्स को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है मैत्री और ये है भारती। क्लियर। तो ये अंटार्कटिका वाला रीजन है जो आपको साउथ पोल में देखने को मिलता है अर्थ के। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के टाइम में यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। एक और आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे ये पेंगुइन्स हैं और पोलर बियर कौन से पोल पे देखने को मिलते हैं, और जो पेंगुइन्स हैं वो कौन से पोल पे हैं, यानी कि या नॉर्थ पोल पे हैं या साउथ पोल पे है? ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, साइंस की बुक से मैं उठा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि कहाँ कौन से पोल पे पोलर बियर्स वहाँ पे रहते हैं, और जो पेंगुइन्स हैं वो कौन से पोल पे रहते हैं। क्लियर। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जो ओशियन का पानी है वो राइज इतना हो रहा है। तो जहाँ यहाँ पे जो जैसे ये पोलर बियर्स रह रहे हैं तो इनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, तो ये कहाँ पे जाएंगे? ठीक है। तो इनकी यानी कि ये तो डूब जाएंगे, इनका जो हैबिटेट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है। और इसके अलावा जो जैसे कोस्टल एरिया में फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बताइएगा। कुछ कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा। कुछ कंट्रीज़ दे रखी हैं, आप लोगों ने बताना है कि आर्टिक काउंसिल में इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है इसका आर्टिक काउंसिल का पार्ट है। क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट है डेनमार्क, सेकंड है जापान, थर्ड है रशियन फेडरेशन, फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 4 एंड 5, ऑप्शन डी 1, 3 एंड 5।
तो सही से इसको एनालाइज कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तो आंसर इसका ज़रूर बताइएगा आप लोग क्लियर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन सा है, यानी कि 1, 3 एंड 5। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो अभी मैंने आपको आर्कटिक काउंसिल के बारे में बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसका पार्ट है। तो जापान इसका पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और रशिया फेडरेशन भी इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे कनाडा वाला रीजन, अलास्का वाला यूएसए का रीजन और डेनमार्क वाला रीजन जो है ये क्या आ जाएगा आपका, इसका पार्ट है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, तो ये जो है आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अर्थ आवर के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आखिर अर्थ आवर कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है क्लियर। तो सही स्टेटमेंट के बारे में आप लोग बताइएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बता रखी है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड यूनेस्को का ये इनिशिएटिव है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, लाइट्स को स्विच ऑफ करते हैं 1 घंटे के लिए हर साल। और यहाँ पे जो अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है आज के टाइम में, उससे हम लोगों ने अपने प्लानट को कैसे सेव करके रखना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो मेरे को बताइएगा कि क्या आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट है 1 एंड 3 ओनली, स्टेटमेंट सेकंड है 2 ओनली, स्टेटमेंट सी है 2 एंड 3 ओनली, स्टेटमेंट डी है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका सही आंसर आप मेरे को बताइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने देना है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो आंसर जो है इसका ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये यूनेस्को का नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है। ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का, जो एनुअली ये क्या करते हैं, एनुअली इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और 2007 से हम लोगों ने ये स्टार्ट करना शुरू किया क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गलत है, यानी कि 2 तो पहले एलिमिनेट हो गई, बची हमारी बी और सी स्टेटमेंट। तो हमने बात की थी कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं क्लियर, पार्टिसिपेंट्स जो है ये क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं लाइट को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक क्लियर। तो यहाँ पे 1 आवर जो है लाइट्स ऑफ रखी जाती है ताकि हम प्लानट को सेव कर सकें। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गई है, सेकंड स्टेटमेंट सही, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। क्यों करते हैं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है आज के टाइम में अपने प्लानट को सेव कर सकें। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थ आवर जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर करते हैं ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च क्लियर। तो इस बार जो आपको ये देखने को मिला 26 मार्च को था, तो इसका आप लोगों ने याद रखना है क्लियर। और अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की अगर बात करें तो ये लीडिंग कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मोर देन 100 कंट्रीज इसका पार्ट है। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1961 में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। मिशन क्या है कि नेचर को कंजर्व करना है हम लोगों ने, जो थ्रेट आज के टाइम में देखने को मिलता है। अदर इनिशिएटिव्स की अगर बात करें WWF की, WWF रेसलिंग नहीं है, तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो यहाँ पे TX2 गोल, ये टाइगर से रिलेटेड है, याद रखना आपको ये किसका इनिशिएटिव है, TX2 गोल। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का यहाँ पे इनिशिएटिव है। साथ में ट्रैफिक है एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट है क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। यहाँ पे अभी डॉक्टर रेणु सिंह को अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एज ए नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में अपॉइंटमेंट जो है वो पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। यहाँ पे एक बुक रिलीज की गई है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स, याद रखिएगा क्लियर। यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है पाथवे फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, यानी कि यहाँ पे 2022 का इनिशिएटिव था कि हमने 2022 तक क्या करना है, फार्मर्स की इनकम क्या करनी है, डबल करनी है। तो यहाँ पे जो है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिले होती गई क्लियर।
तो उसी की वजह से यहाँ पे जो है एक बुक यहाँ पे रिलीज़ की गई है कि कैसे हम यहाँ पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम ला सकते हैं, ताकि फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो सके। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा किया गया है, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके। इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इनके द्वारा एफर्ट्स लगाए गए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे हमने हंगर को कम करना है, इंप्रूव करना है न्यूट्रिशन लेवल। हेडक्वार्टर इसके रोम, इटली में है। एब्रीवेशन एफएओ याद रखना आपको। फाउंड कब किया गया है? 16 अक्टूबर 1945 में। और 16 अक्टूबर को हम यहाँ पे जो डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फूड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक सिटी कनाडा में इसको फाउंड किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कनाडा के द्वारा बहुत ही सालों बाद जो है क्वालिफाई किया गया है, अब ये फाइनल में पहुंच गए हैं। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप कनाडा के द्वारा क्वालिफाई कर लिया गया है। कतर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 36 ईयर आफ्टर यहाँ पे जमाइका 4-0 से हराया गया है टोरंटो में। तो नॉर्थ अमेरिकन नेशन जो है कनाडा, तो काफ़ी ज़्यादा इतिहास रचा है इनके द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये वर्ल्ड फुटबॉल जो वर्ल्ड कप था ये कहाँ पे हो रहा है? ये कतर में था। क्लियर। तो ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे आप कतर देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में ही यहाँ पे हिमत विश्वास शर्मा को यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। तो ये सेकंड टर्म है इनकी कि यहाँ पे ये एज अ पोजीशन पे रहेंगे, प्रेसिडेंट के पोजीशन पे। और ये हेमंत विश्वास शर्मा जो हैं आज के टाइम में करंटली चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के हैं? वो है असम स्टेट के। क्लियर। तो इनको इलेक्ट किया गया ड्यूरिंग जनरल बॉडी जो मीटिंग थी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, गुवाहाटी में थी। क्लियर। इतना याद नहीं रखना आपको। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ये आप लोगों को याद रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर बात करें, इनको फर्स्ट जब इलेक्ट किया गया था चीफ 2017 में किया गया था। इसी के साथ जो हिमंत विश्वास शर्मा है ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बैडमिंटन एशिया के, एंड मेंबर रहे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। क्लियर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। क्लियर। तो इसको एक्ट के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया 1934 में। क्लियर। तो प्रेसिडेंट आपको पता ही है हिमंत विश्वास शर्मा है। उसके अलावा ये इसको फाउंड किया गया 1934 में, इसको फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बात करते हैं असम की। क्लियर। असम को जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे भूटान इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हुए यहाँ से कुछ बांग्लादेश की। क्लियर। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जा सके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।